नीलम और सविता दोनों देवरानी जिठानी एक साथ एक ही घर में रहती थी, पर फिर भी उन दोनों में जरा भी प्यार नहीं था। वो दोनों ऊपर से तो प्यार से बातें करती, पर मन ही मन एक दूसरे को गाली दिया करती। ऐसे ही एक दिन, सविता तुम रहने दो, आज मैं रोटी बना देती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप आज रोटी बनाना चाहती हो तो बना लीजिए। वैसे भी ना मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही थी आज अपना कमरा साफ़ कर लूँ। देखो तो कैसी बेशर्म है, मैंने एक बार मना क्या कर दिया, छोड़कर भी चली गई। ये नहीं कि दिल रखने के लिए ही बोल दे कि दीदी आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। जेठानी जी, मैं आपकी सारी चालाकियों को जानती हूँ। आपको क्या लगा आप अच्छे बनने का ढोंग करोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अशोक से नूडल्स मंगवाती है। जैसे ही अशोक नूडल्स लेकर आता है तो वो अपने कमरे में ले जाती है और अकेले ही खाने लगती है। ये देखकर अशोक नीलम से कहता है, अरे यार तुम राक्षस हो क्या, अकेले ही सारा लेकर बैठ गई। मैं पूरे घर के लिए लेकर आया था, एक प्लेट अपनी देवरानी को भी दे दो। आपको अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के लिए बहुत दुख होता है ना। अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नीलम, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, पर वो मेरे भाई हैं और हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, और इस तरह से कुछ भी चीज़ लाकर अपने कमरे में छुपकर खाना सही नहीं है। क्या सही नहीं है, हैं? क्या सही नहीं है? चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। आप जितने भोले हो आपका भाई उतना ही शातिर है। और मेरी वो चुड़ैल देवरानी मेरे देवर से रंग रंग की चीज़ें मंगवाती है और अकेले कमरे में बैठकर ठोस जाती है। क्या वो आकर एक बार भी पूछती है दीदी कुछ खा लो, या मुझे आकर कुछ देती है जो मैं अपने पति का लाया हुआ उससे कुछ दूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे अपने देवर देवरानी को नहीं दे सकते, कम से कम मेरी माँ को तो दे दो। मैं उनके लिए लाया था, उनका हिस्सा तो मत खा जाओ। पता नहीं कैसे आदमी से मेरा पल्ला पड़ गया है। औरों के आदमी अपनी बीवी के लिए कितना कुछ लेकर आते हैं, पर मेरे पति को तो अपने घर वालों की चिंता से फुर्सत ही नहीं मिलती। जा रही हूँ आपकी माँ को देने। हाँ, ना चाहते हुए भी नीलम कुछ नूडल्स अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास को नूडल्स देते हुए कहती है, ये नूडल्स अशोक जी आपके लिए लेकर आए थे, अपने छोटे बेटे बहू को मत दे देना। ऐसा क्या अशोक ने कहा है? मेरा अशोक ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ज़रूर तूने ही कुछ बोला होगा। फिर से शुरू हो गई आप। इसीलिए मैं आपको देने नहीं आ रही थी, पर आपके बेटे को आपकी और इस घर की इतनी चिंता लगी रहती है। अब चुपचाप से खा लीजिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना बड़ी बहू कुछ देती नहीं। और एक बात, उसे सविता को मत बताना, उस चुड़ैल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख बड़ी बहू, सविता तेरी देवरानी है और तू उसे जितना बुरा समझती है, जितना उससे चिढ़ती है, वो इतनी बुरी नहीं है। माँ जी, आप तो उसकी तारीफ करते करते नहीं थकती, पर मैं यहाँ उसकी तारीफें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। जा रही हूँ। वैसे भी आपके भाषण की वजह से मेरे नूडल्स ठंडे हो गए, अब मज़ा ही नहीं आएगा उन्हें खाने में। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू का ये रवैया देखकर पार्वती को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता रात के 11:30 बजे सबकी नज़रों से छुपाती हुई अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास को गोलगप्पे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए गोलगप्पे, मैंने ना ये अर्पित जी से मंगवाए थे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आपके लिए ये गोलगप्पे लेकर आई हूँ। अगर जिठानी जी की नज़र पड़ गई ना तो ये गोलगप्पे किसी के मुंह में ही नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ बहू, अगर थोड़ा सा बड़ी बहू भी खा लेगी तो है? वैसे भी मैं कहाँ गोलगप्पे खाती हूँ, तू उसे ही जाकर दे दे। अगर तू खुद आगे से बढ़कर उसे कुछ देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, अगर मैं दीदी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूँ ना तो भी वो मुझसे खुश नहीं होंगी। और उन्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कैसे वो चीट से चीज़ें मंगवा कर छुप छुप कर खाती हैं, जबकि अर्पित जी पूरे घर के लिए लेकर आते हैं और जो भी लाते हैं सबको देते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, वो तुझसे बड़ी है ना,
वही तो माँ जी, जिठानी जी मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए लिहाज करती हूँ, वरना मैं तो उन्हें लाइन पर ला देती। अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं, आप अकेले खाना, हाँ, जिठानी जी को मत देना, वरना कहेंगी कि मैं उनसे छुपकर गोलगप्पे खाती हूँ। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास की खूब सेवा करती और हमेशा अपनी सास का दिल जीतने में लगी रहती। वो दोनों अपनी सास की सेवा करके एक दूसरे को नीचा दिखाती और ये जताने की कोशिश करती कि कौन सबसे ज़्यादा संस्कारी बहू है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि अब आप बाज़ार मत जाया कीजिए, मोहल्ले में भी तो सब्ज़ी वाला आता है, अगर आपको उसकी सब्ज़ी नहीं पसंद तो मुझे कह दीजिए, मैं ला दिया करूँगी। माँ जी, हमारे होते हुए आप क्यों दौड़ भाग करती हैं? आपके पैरों में भी दर्द होता है ना? लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, और कल से आपको कुछ भी काम हो ना, कहीं भी जाना हो तो मुझे बुला लेना। क्यों दीदी, मैं भी तो इस घर की छोटी बहू हूँ, माँ जी मुझे भी तो याद कर सकती हैं। और वैसे भी आपको तो अपने कपड़े धोने थे ना, हाँ, आप जाकर अपने कपड़े धो लीजिए, माँ जी की सेवा मैं कर लूँगी। आइए माँ जी, आपकी दवाई का समय भी हो गया है। अरे बहू, तुम दोनों अपना काम कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम दोनों के सहारे बैठ जाऊँ। इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली जाती है और दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर मुंह बनाकर चली जाती है और अपने अपने कामों में लग जाती है। और दोनों बहू इसी तरह अपनी सास की चमचागिरी में लगी रहती है। देखिए माँ जी, सविता को तो आपकी परवाह ही नहीं है, इसलिए इतनी मसालेदार पनीर की सब्जी बना दी, पर आप मेरे हाथ की दाल मखनी खाइए, इससे ना आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। दीदी, आप दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो पनीर के खाने से गैस बता रही हैं, जबकि पनीर तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी माँ जी, आज मैंने आपकी तबीयत को ध्यान में रख कर सब्जी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है और बहुत कम मसाले हैं। अरे बहू, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए मेरी कौन से बहू ने क्या बनाया और क्या सोच कर बनाया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और तुम दोनों में प्यार भी ना मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करती हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ माँ जी, हम दोनों देवरानी जिठानी में तो बहुत प्यार है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, बहुत प्यार है। मुझे तो इससे इतना प्यार है कि दिल करता है इस चुड़ैल के सर के सारे बाल ही नोच लूं। मैं जानती हूँ जिठानी जी, आप मुझसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करती, आपको माँ जी के सामने अच्छा भी तो बनना है। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास के सामने मुस्कुराती है और झूठा प्यार दिखाती है, पर मन ही मन एक दूसरे को भला बुरा कहकर मुंह तोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पार्वती खुद से कहती है, ये दोनों मुझे कितना बेवकूफ़ समझती है। उन्हें लगता है कि मैं जानती ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना चिढ़ती है। पर मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे बहू के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को गलत ना समझकर एक दूसरे से प्यार करें, ताकि मेरा घर हमेशा सुख शांति और खुशियों से भरा रहे। और ये तभी हो सकता है जब मेरी बहू के बीच में प्यार हो। जहाँ एक तरफ पार्वती अपनी दोनों बहू के बीच में प्यार दिखना चाहती थी, तो वहीं समय के साथ धीरे धीरे दोनों देवरानी जिठानी के बीच की कड़वाहट भी बढ़ती जा रही थी। पर तभी एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फोन आता है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से पार्वती की दोनों बहुओं के बीच में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से अब पार्वती भी परेशान रहने लगी है। पर एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फ़ोन आता है। अपनी बेटी का फ़ोन देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। चलो, आखिर तूने अपनी माँ को फ़ोन तो किया, वरना मुझे तो लगा था कि तू मुझे भूल ही गई है। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? माँ, मुझे सबकी याद आती है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं 2 महीने के लिए आपसे और भाभी से मिलने आ जाऊँ। कल ही आ रही हूँ मैं, तो मेरा अच्छे से स्वागत करना। अरे तेरे स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, तू आराम से आ। वैसे भी तेरी दोनों भाभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए जब तू आएगी तो वो दोनों तेरे आगे महान बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ, परेशान मत हो,
मैं कल आ रही हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कोमल एक तेज़ और समझदार लड़की थी जिसने अपने ससुराल को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अब अगले दिन कोमल अपने मायके पहुंचती है, जहां उसके स्वागत में उसकी दोनों भाभियां कोई कमी नहीं छोड़ती। अरे दीदी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे हाथों का भी तो खाना खाओ, या फिर सब अपनी छोटी भाभी के हाथों का ही खाओगी। भाभी, आप दोनों ने सिर्फ मेरी पसंद का खाना ही बनाया है और सारा खाना लाजवाब है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके हाथ का खाना खाओ, इसलिए मेरी नज़रों के सामने जो जो आ रहा है मैं सब खा रही हूँ। पर सच कहूँ, खाना सच में लाजवाब बना है। इतना बोलकर कोमल मज़े से खाना खाने लगती है। नीलम जब देखती है कि कोमल सिर्फ सविता के हाथों का बना खाना खा रही है तो उससे अपनी देवरानी से जलन होने लगती है और वो कोमल के लिए ओरियो शेक बनाकर लेकर आती है। ओहो, इतनी गर्मी हो रही है, सिर्फ खाना ही खाओगी क्या? अरे कुछ ठंडा भी पीजिए, ये लीजिए, आपके लिए आपका फेवरेट ओरियो शेक बनाकर लाई हूँ। और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दो। अरे वाह भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी, आपने इतना सब कुछ खा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, और ओरियो शेक से आपके पेट में गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं ना आपको नींबू पानी बनाकर ला देती हूँ। अरे भाभी, सब कुछ आज ही खिला दोगी? हाँ, कल के लिए कुछ नहीं रखना। मैं 2 महीने यहाँ हूँ, मैं भी देखती हूँ इन 2 महीनों में आप दोनों मेरी कितनी सेवा करती हो। फिलहाल तो मैं खा खा कर थक चुकी हूँ, पेट भी हाउसफुल हो चुका है। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। वैसे माँ कहाँ है? जब से आई हूँ माँ नज़र ही नहीं आ रही। अरे देखो ना दीदी, माँ की कितनी सेवा करती हूँ मैं नहीं चाहती कि वो बीमार पड़े, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि वो रहने दे, पर वो है कि मेरी सुनती नहीं। हमेशा बाजार चली जाती हैं, पार्क चली जाती है, तो कभी किसी काम के लिए कहीं चली जाती है, मानो जैसे घर में उनका मन ही नहीं लगता। अब जिस घर में आप जैसी बहू हो वहाँ सास का मन कैसे लग सकता है दीदी? मेरा मतलब है आप ही सारा काम कर देती हैं ना, तो माँ जी घर में बोर हो जाती होंगी। मैं तुम्हारे सारे मतलब बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मेरी प्यारी देवरानी। वैसे आज रसोई साफ़ करने की बारी तुम्हारी है, आई होप तुम अच्छे से कर दोगी। चलिए ना दीदी, हम दोनों कमरे में चलकर बातें करते हैं। नीलम अपनी ननद के सामने एक बार फिर से झूठे प्यार का दिखावा करती है और वहाँ से अपनी ननद को लेकर चली जाती है, पर कोमल अपनी भाभियों के बीच का अनबन और तनाव देख लेती है। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, भाभियों के अंदर एक दूसरे के लिए ना इज्जत है और ना ही प्यार, बस दिखावा करती है। पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उनका दिखावा सच में प्यार में बदल सके। अब क्या था, कोमल ठान लेती है कि वो अपनी भाभियों के बीच की नफ़रत को ख़त्म करेगी और उनके बीच में प्यार लाएगी। अब इसी तरह से देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नीलम खाना बना रही थी तो कोमल नीलम के पास जाती है। अरे भाभी, आज भी आप खाना बना रही हैं? अब मुझे छोटी भाभी की बातों पर विश्वास हो रहा है, अब सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, तभी तो घर में सब आपके खाने की तारीफ़ करते हैं। बस यही कारण है कि छोटी भाभी खाना बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। दीदी, लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया, वो चुड़ैल मेरी तारीफ़ सुनकर कभी खुश हो ही नहीं सकती। हो सकता है मेरी आंखों को और कानों को ये धोखा हो, पर कल जब मैं आपके खाने की तारीफ़ कर रही थी तो माँ से ज़्यादा तो भाभी ही तारीफ़ करने लगी। और जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन भी मैंने देखा छोटी भाभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और आपकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। मुझे तो ये चीज़ हज़म ही नहीं हुई, अब मेरा क्या जाता है। इतना बोलकर कोमल अब छोटी भाभी सविता के कमरे में जाती है, जहाँ सविता पूरे घर के कपड़े अकेले प्रेस कर रही थी। सच में भाभी, आप घर का बहुत काम करती हैं, तभी तो नीलम भाभी को आपके लिए इतना बुरा लगता है और वो किचन की जिम्मेदारी अकेली संभालती है ताकि आपको थोड़ा आराम मिल सके। दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आप जानती नहीं हो दीदी को, पर मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ।
जानबूझकर उन्होंने किचन का काम ले लिया ताकि पूरे दिन मैं घर की सफाई करके नौकरानी बनी रहूं। उनका काम ही क्या है, 3 वक्त का खाना और बर्तन करना। पर मुझे देखो, सही कह रही हैं भाभी आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद बड़ी भाभी। पर जब कल मैंने उन्हें देखा कि वो सफाई कर रही हैं और माँ जी से कह रही थी कि आप अकेले घर का काम करके थक जाती हो और इसीलिए रसोई की सफाई कर रही हो, तो मुझे लगा शायद वो माँ की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कर रही है। पर फिर मैंने देखा कि जब आप सो रही थी तो वो आपका सर दबा रही है और आपके लिए दवाई भी लेकर आई। आज आपने दवाई खाई थी ना, वो भाभी ही तो लेकर आई थी। इस तरह से कोमल अपनी दोनों भाभियों के पास जाकर एक दूसरे की तारीफ करती है और ये दिखाती है कि उसकी दोनों भाभियां कितनी अच्छी है। अब दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट कम होने लगती है और उन्हें कोमल की बातों पर विश्वास होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सविता देखती है कि उसकी जेठानी उसके कमरे की सफाई कर रही है। अरे दीदी तो सच में मेरे कमरे की सफाई कर रही है। इसका मतलब कोमल दीदी बिल्कुल सच कह रही थी। मैं ही बुरी हूँ जो इतनी अच्छी जेठानी की कदर नहीं करती। ये देखकर सविता को बहुत अफसोस होता है। वो अपनी जेठानी की मदद करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर जब नीलम ये देखती है कि सविता बार बार आकर घर के कामों में उसका हाथ बटा रही है और बाहर के लोगों से उसके लिए लड़ाई कर रही है, तो उसे भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है। उसके मन से भी अपनी देवरानी के लिए सारी चिढ़ खत्म हो जाती है। सब सही कहते रहे, पर मैंने ही किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी देवरानी दी है। सविता सच में मुझसे कितना प्यार करती है, पर मैं ही उससे जलती रही। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि ननद जी के घर में आने से कितना कुछ सही हो गया ना, पर अब उनके जाने का समय हो रहा है। उनके जाने के बाद तो ये घर खाली हो जाएगा। और ये भी सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी देर कर दी, पर अब नहीं। अब मैं अपनी देवरानी को छोटी बहन की तरह प्यार करूँगी, जैसे तुम मुझसे करती हो। इस तरह से कोमल आकर अपनी दोनों भाभियों के बीच की कड़वाहट खत्म कर देती है और अपने ससुराल चली जाती है। कोमल के जाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच का प्यार बढ़ने लगता है और ये देखकर पार्वती को बहुत अच्छा लगा। जनवरी में रीटा शादी करके अपने ससुराल आई। अरे बहू, ये खिड़की में बैठी बैठी क्या देख रही है? बादल देख रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी बादल आएंगे बारिश लेकर, और इस गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। राहत? मुसीबत कहिए माँ जी, मुसीबत। अरे बारिश तो ज़रूरी है और मौसम अच्छा हो जाएगा। हर तरफ हरियाली छा जाएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, नदियाँ बहेंगी और हम रिमझिम बारिश का मज़ा लेंगे, पकोड़े भुट्टे खाएंगे। इसमें मुसीबत कैसी? नहीं वो माँ जी, कीचड़ हो जाता है ना, कपड़े भी नहीं सूखते, हर तरफ सीलन लग जाती है। अब कुछ परेशानी तो हर मौसम में होती है बहू, लेकिन हर मौसम ज़रूरी भी तो है ना। अब इन्हें कैसे बताऊं मैं? दरअसल रीटा ने अपना एक राज अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखा था, जो अब सबके सामने खुलने वाला था। आ गया बेटा, मैं सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो उसके पहले तुम आ जाओ। अरे बाबूजी, मैं तो लैपटॉप के कारण जल्दी आया, वरना पहली बारिश में भीगने का तो मज़ा ही अलग है। ये ले बेटा, चाय पी ले। अरे माँ, रीटा कहाँ है? 2 घंटे से कमरे में ही है, लगता है नींद आ गई होगी। लो, आ गई बारिश। अमित, माँ जी और बाबूजी खिड़की से बारिश के मज़े ले रहे थे। तभी रीटा बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए खिड़की, बंद कीजिए। अरे बहू, इतना अच्छा मौसम है, बारिश की बूंदें अंदर आ रही है ठंडी हवा के साथ, खिड़की क्यों बंद कर रही हो? माँ जी, बारिश की वजह से ना सब खराब हो जाएगा, और पहली बारिश में तो एसिड भी मिला होता है, हमें इन्फेक्शन हो गया तो। अरे बहू, मैं तो सालों से पहली बारिश में नहाता आया हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अरे बस मज़ा आता है। नहीं बाबूजी, प्लीज़ खिड़की बंद रहने दो ना। अच्छा, एक शर्त पर बंद रखेंगे कि तुम गर्मा गर्म पकौड़े बना के खिलाओगी। अभी लाती हूँ, आप जो कहेंगे वो बनाऊंगी, लेकिन
खिड़की मत खोलना। ये बहू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही। अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, तुम तो बस पकोड़े खाओ। रीटा की अजीब बातों पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। अरे जाना जरूरी है रीटा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखिए ना, बारिश आने वाली है। आज सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रही हो। चलो ठीक है, मैं बॉस को बोल देता हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं नहीं आऊंगा। फिर हम दोनों बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, लेक पर जाकर भीगेंगे और भुट्टे खाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। एक काम करो, आप ऑफिस ही जाओ। अरे कमाल है, अभी तो इतना रोक रही थी। नहीं नहीं, आप जाओ ऑफिस। अजीब है यार। बहू देख, बारिश आ गई। मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, जल्दी से निकाल ले तो। माँ जी, आप ही निकाल लो ना। अरे मेरे घुटनों में तेज दर्द है बहू, बार बार नहीं जा सकती, तुम चली जाओ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी छत पर। हैं? क्यों नहीं जाओगी? अरे तुम दोनों की बहस में सारे कपड़े भीग जाएंगे। तुम दोनों रहने दो, मैं ही ले आता हूँ। अरे लेकिन ये क्यों नहीं जा रही? प्लीज माँ जी, बाबूजी को जाने दो ना, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अब सबको शक हो गया था कि रीटा कुछ छुपा रही है। तुम सही कह रही हो माँ, मैंने भी नोटिस किया है कि रीटा कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है। अरे वही तो, जो बहू कभी मुश्किल से मुश्किल काम में भी ना नहीं बोलती, वो अचानक चौराहे से सब्जी लाने, छत से कपड़े उतारने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी ना बोलने लगी है। कुछ तो गड़बड़ है अमित। हाँ माँ, लेकिन क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चीज देखी है, बहू का बर्ताव उस दिन से बदला है जिस दिन बादल आए और बारिश शुरू हुई। अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बाहर या छत पर जाने से मना करना, खिड़की का ना खोलने देना, बिजली की आवाज सुनकर बेडरूम में बंद हो जाना। हो ना हो रीटा बारिश से डर रही है। लो, बारिश से भी कोई डरता है भला? अरे जरूर कोई वजह होगी इसके पीछे, लेकिन वो वजह हमें कैसे पता चलेगी? वो वजह हमें खुद बहू बताएगी। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ, इधर आओ। बाबूजी का आइडिया दोनों को सही लगा। हाँ, ये काम कर सकता है। तो लगाओ आवाज। बहू सुनो। हाँ माँ जी। तुम्हारी शादी से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी अच्छे से हो जाए तो मैं तुम दोनों के हाथों से मंदिर में पूजा करवाऊंगी। शादी के बाद मैं तो भूल ही गई, अभी याद आया। तो तैयार हो जाओ, तुम दोनों को मंदिर जाना है। अभी तो बारिश हो रही है माँ जी। अरे जरा सी बारिश ही तो है, और तुम्हें कार में ही तो जाना है। लेकिन माँ जी, पहले ही बहुत देर हो गई है मन्नत पूरी करने में। आज याद आया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए बहू, आज ही जाना होगा। सॉरी बाबूजी, लेकिन मैं बारिश में नहीं जाऊंगी। क्यों बहू? वो नहीं बता सकती, बस मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन मन्नत पूरी नहीं की तो अपशगुन हो जाएगा ना बहू। मैं नहीं मानती अपशगुन में। तुम मेरे माँ बाबूजी की बात मानने से मना कर रही हो? आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझना तो तुम्हें। अगर तुम मेरे माँ बाबूजी की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए। ऐसा मत कीजिए, मैं माँ बाबूजी की इंसल्ट नहीं कर रही। मेरी कुछ मजबूरी है। तो बताओ ना क्या मजबूरी है, वरना अमित लगा इसके पापा को फोन। ठीक है, बताती हूँ। बात तब की है जब मैं 10 साल की थी। मम्मी पापा घर के पास वाले मार्केट में गए थे, मैं घर में अकेली थी। तभी काले काले बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई।
लाइट भी चली गई और बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। मैं बहुत डर गई तो छाता लेकर मम्मी पापा के पास जाने के लिए घर से निकली। तभी तेज आंधी आई और मेरा छाता उड़ गया। मैं छाता पकड़ने गई तो रास्ता भटक गई। इतनी बारिश थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। मैं पापा पापा चिल्लाकर रोने लगी। 2 घंटे बाद पापा मुझे ढूंढते हुए वहां आए। आज भी मुझे डरावने सपने आते हैं बारिश के, इसलिए मैं बारिश से इतना डरती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। अरे बहू, ऐसा था तो हमें बताया क्यों नहीं? बाबूजी, जब मैंने किसी को बारिश से डरने की बात बताई तो सबने मुझे पागल कह के मेरा मजाक उड़ाया। इसलिए माँ ने मना किया था कि ससुराल में ये बात किसी को पता ना चले। आप लोग भी अब मुझे पागल समझ रहे होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब किसी न किसी चीज से डरते ही हैं। अमित को हाथी से बहुत डर लगता है, पता है? तुम्हारी ये दबंग सास अंधेरे से डरती है। हाँ और तुम्हारे ये बाबूजी जो बड़े शेर बने घूमते हैं ना, छोटा सा चूहा देखकर पलंग पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मन्नत कैसे पूरी करेंगे? अरे कोई मन्नत है ही नहीं तो पूरी क्यों करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें समझ में आ गया था कि तुम बारिश से घबरा रही हो, इसीलिए उसकी वजह जानने के लिए बाबूजी ने ये प्लान बनाया था। सॉरी बहू, तुम्हें रुला दिया हमने। नहीं बाबूजी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप लोग मेरा परिवार हैं। मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए था पहले ही। चलो अब ये छोड़ो, लेकिन बहू तुम्हारे साथ जो हुआ वो बचपन की बात है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। हाँ बहू, हम सबके साथ बाहर चलो, जरा भी बिना डरे बारिश को महसूस करो। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर लगती है ना तो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ये कहकर अमित ने रीटा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। 2 पल डरने के बाद रीटा ने उसका हाथ थाम लिया और चारों बारिश में भीगने आंगन में आ गए। और जैसे ही बारिश की बूंदें रीटा के चेहरे पर गिरी, उसका डर दिमाग से निकल गया। कितनी ठंडी बूंदे हैं, मैं तो सालों से भीगी नहीं। मजा आ रहा है ना बहू? हाँ माँ जी, बहुत मजा आ रहा है। तो चले भुट्टा खाने? नहीं, आज यहीं भीगेंगे और मैं पकौड़े बनाऊंगी। थैंक यू बाबूजी, माँ जी, आप सबने मेरा सालों पुराना डर भगा दिया। अगर परिवार का साथ मिले तो इंसान हर डर से जीत सकता है।